ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 18 अक्टूबर महादेव जी का जन्मदिन होता है और ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का फाउंडेशन डे भी होता है। तो उसके साथ साथ हम सभी आत्माएं जो महादेव से कनेक्टेड हैं उनका भी आज के दिन नया जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है वो एक नया जीवन ही होता है। तो आज के दिन हम महादेव जी का ज्ञान आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा फर्ज है कि जो ज्ञान हमें महादेव जी से मिला वो हमने सबके साथ बांटना है, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि जो थिंकिंग की बात हम करते हैं, हमारी सोच जो कि रूट कॉज है हर चीज़ का। हमने पहले भी कई क्लासेस में जाना, थिंकिंग के बारे में हमने समझा था कि इस संसार में सारे इंसानों की थिंकिंग अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। और ये थिंकिंग रूट कॉज है ब्रेन वेव्स के अप डाउन होने का, और थिंकिंग सबकी अलग अलग है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो थिंकिंग हमारी अलग अलग है उसको हमने समझना है। अब मुझे मालूम हो गया कि रूट कॉज तो मेरी थिंकिंग ही है। मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, चाहे वो इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उनका रूट कॉज है ब्रेन वेव्स। और उसका भी रूट कॉज मुझे मालूम हो गया कि वो है मेरी थिंकिंग। अब अगर मेरी बॉडी में ऐसा कुछ है तो ये एक्सेप्ट कर लें कि उसका रूट कॉज मेरी थिंकिंग है, कोई और इसका कारण नहीं होता, कोई और आपको दुख नहीं देता। हमें लगता है कि इसके कारण से ऐसा हुआ है ना, इस परिस्थिति के कारण से मैं ऐसा हूँ। फिर तो ये हमारी फिर रिमोट कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी हो गई ना कोई आपकी थिंकिंग को हिट करता है। आपकी थिंकिंग जब डिस्टर्ब होती है वो रूट कॉज बनती है आपकी ब्रेन वेव्स के डिस्टर्ब होने का। तो ऐसे प्रोसेस चलता है, ऐसे ही चल रहा है। तो बाहर क्या है, बाहर में जैसे आंखों ने चलते फिरते किसी ऐसे इंसान को देख लिया जिसे आप लाइक नहीं करते, उसने क्या किया, हिट कर दिया। आपके अंदर जो इमेज बनी थी उसके प्रति जो इमेज बनी है उसको हिट किया, और मेरे अंदर थॉट सिस्टम चलने लग गया और मुझे इमीडिएटली एंजाइटी, इरिटेशन, कुछ ना कुछ होने लग गया। तो चेंज कहाँ आई, मेरे थॉट सिस्टम में, मेरी जैसे थिंकिंग में ही तो चेंज आई ना। चाहे वो व्यक्ति हो है, चाहे कोई वस्तु है या कोई स्थान है, जिसको देखकर मेरी थिंकिंग चेंज होती है। क्योंकि जो मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करता, जब भी वो मेरे सामने आएगा तो मेरी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब होंगी तो मेरे में चेंज दिखाई देगी। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा, मानो कोई ऐसा इंसान जिसे हम लाइक नहीं करते वो बार बार दिखता है, बार बार थिंकिंग डिस्टर्ब होगी आपकी, बार बार ब्रेन वेव्स फास्ट होंगी, और वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि ये इंसान तो चिड़चिड़ा है ना, उसकी हैबिट बन गई ना, कुछ पसंद नहीं आता उसको जल्दी से। अब जो थिंकिंग है उस पर हमने वर्क करना है। थिंकिंग में हमने बताया था, थिंकिंग को समझने के लिए हमने बताया कि वो 4 प्रकार की होती है, जो महादेव जी ने बताया। 2 प्रकार की थिंकिंग जो है वो दुखदाई है और 2 प्रकार की सुखदाई है। ये थिंकिंग क्यों अलग अलग है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है।
आपने अलग माहौल में जन्म लिया, आपकी लाइफ जर्नी अलग रही, दूसरों की अलग रही। जहाँ जहाँ आप गए, जैसा जैसा आपने जीवन में देखा, जो जो लोगों ने आपके साथ व्यवहार किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग चेंज होती चली गई। हमारी थिंकिंग चेंजेबल है, जो चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अक्वायर्ड सेल्फ। दो सेल्फ होते हैं, एक होता है अक्वायर्ड सेल्फ, एक है इनेट सेल्फ। तो अक्वायर्ड सेल्फ तो चेंज हो सकता है ना, इनेट सेल्फ की अभी हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल अक्वायर्ड सेल्फ की बात करेंगे। अक्वायर्ड माना जो आप अक्वायर करते चले जाते हो लाइफ में, आपका माइंड सेट होता जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये मुझे पसंद नहीं, इसे मैं लाइक नहीं करता, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, है ना। तो ऐसे ये सेट हो गई हमारी जो लाइकिंग। अब हमारी लाइफ में जो भी हमारे सामने आया, जो हमने देखा, जो हमने समझा, जो हमने फील किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग सेट हो गई। ये जो थिंकिंग सेट होती है, पहले वाली थिंकिंग जो सेट होती है वो है रिजिड वाली। इंसान अपनी ही थिंकिंग के प्रति रिजिड हो जाता है कि ये जो मुझे फील हुआ, ये जो उसने देखा, जो समझा, यही सत्य है, ये ऐसे ही होता है। ऐसे यहाँ पर सेटिंग हो गई, अपने ही थिंकिंग के प्रति कंफर्म हो गए, रिजिड हो गए कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, ये चीज़ गलत ही होती है ना। पुराने लोग तो गलत ही होते हैं, या फलाने धर्म वाले गलत होते हैं, फलानी स्टेट वाले लोग ऐसे ही होते हैं, फलानी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ये क्या हुआ, इवन पर्सनैलिटीज के प्रति, जो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति, है ना, हमने उनको कोई देखा थोड़ी है पर्सनली, लेकिन सुनकर देखकर हमारी सोच उनके प्रति सेट हो जाती है। जो देखा आपकी थिंकिंग सेट हो गई, है ना। तो पहली थिंकिंग है रिजिड वाली, जिसे कहते हैं कट्टरता की। आप कंफर्म बोलते हो कि नरेंद्र मोदी तो ऐसा ही है, और जो उसकी फेवर में बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमें इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जो जितना ज़्यादा रिजिड होगा, उसमें दो क्वालिटीज़ आपको नज़र आएंगी, दो बातें होंगी। एक तो वो जो भी बोलेगा बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलेगा, कंफर्म होकर बोलेगा। वो रिजिडिटी रिलीजन्स में भी होती है। मान लो कोई सिख धर्म में है, कट्टर है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात जो बोलेगा कंफर्म होकर बोलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि ग्रंथ साहिब में जो लिखा है वो ही फाइनल है, इसके बाहर कुछ नहीं, वही सब कुछ है। तो रिजिडिटी में कॉन्फिडेंस जरूर आता है, वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा अपनी बात। और दूसरा, उसमें कन्विंसिंग पावर होगी। जो रिजिड होगा ना, खुद कंफर्म होगा अंदर से, तो वो दूसरे को भी कन्विंस कर देगा, कॉन्फिडेंटली बोलेगा और अपनी बात को कन्विंस भी करवा देगा। इधर उधर के चाहे लॉजिक देकर किसी भी तरह से वो कन्विंस करवा देगा कि ऐसे ही होता है, सारे धर्म बाकी खराब हैं। जब भी कोई धर्मपाला उसके सामने आएगा, या कोई भी किसी इंसान को, जैसे हम देखते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, या कोई संस्था वाला, कोई ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति, है ना, उनके प्रति कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ब्रह्मा कुमारी सामने नजर आएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दो पावर्स होती हैं इनमें। जो पहली तरह की थिंकिंग मैंने बताई, इनमें कॉन्फिडेंस होता है और कन्विंसिंग पावर होती है। ये हो गए पहले वाले, ये जो
दो पॉजिटिव क्वालिटीज बताई, तो इनकी नेगेटिव बात क्या होती है? वो ये है कि वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनको दूसरों से प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये जो कॉन्फिडेंट बात बोलते हैं, कन्विंस करवाना उनकी नेचर में शामिल है। अगर सामने वाला कन्विंस ना हुआ, ना एग्री हुआ, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो ये उनको छोड़ देंगे या फिर खुद वहां से चले जाएंगे। तो ये इनकी नेगेटिव साइड है। ये होगी पहली तरह की थिंकिंग। और दूसरी थिंकिंग वो है जो रिजिड नहीं होते, वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो उनकी बात को मान लेते हैं। पहले वाले तो किसी की बात को मानते ही नहीं, ये मान लेते हैं। जो सेकंड वाले हैं, अगर 50% भी इनको बात ठीक लगेगी तो 50 वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी एग्री कर रहे हैं तो वो पूरा ही एग्री कर जाएंगे। एडजस्ट करते हैं, जो रिजिड नहीं है। इन लोगों की लाइफ नॉर्मल रहती है। जो भी इनका इनको कोई कुछ बता देगा तो वो उनकी बात मान लेंगे। दूसरे वाले ने तो 50% ही काम करना है, 50% ये अपने आप कर लेते हैं एडजस्ट। जो भी इनको कोई कुछ बता देता है ये उसको मान लेते हैं। आपके पास बैठे हैं तो आपके हो जाएंगे, किसी और के पास बैठे हैं तो उनके हो जाएंगे। जिसको कहते हैं संग का रंग, इन पर संग का प्रभाव आता है। तो ये जो दूसरी टाइप की थिंकिंग वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल थिंकिंग इनको हम बोलते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए उनकी वाणी में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। किसी को अगर वो अपनी बात कहते हैं, सामने वाला अगर उसके अगेंस्ट बोल दे तो कहते हैं चलो ठीक है, और वो मान लेते हैं। कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते और कन्विंस नहीं कर पाते जल्दी से। डिस्टर्ब तो कम होते हैं, ये उनकी पॉजिटिव साइड है। इनका क्या रहता है, क्योंकि 50% तो एग्री कर लेते हैं, 50% फिर इनका जमा होता रहता है। ये इनकी वीकनेस हो गई ना, क्योंकि 50% तो उन्होंने एग्री कर लिया क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर है, लेकिन 50% वो क्यों एडजस्ट करने की वजह से, है ना, वो सप्रेस रहता है, जमा होता रहता है और लाइफ में ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब इनका अंदर से भर जाता है ना प्याला, तो फिर ये भी कुछ ना कुछ अपना रंग दिखा देते हैं, है ना। फिर अचानक से इनका गुस्सा निकलता है और फिर वो खाली हो जाता है और फिर से शुरू हो जाता है भरना। तो ये इनकी थिंकिंग में ऐसे चलता रहता है। ये ऐसे, फिर भी बात क्या है कि फिर लाइफ तो स्मूथ नहीं चलती ना। तो ये दोनों तरह की जो थिंकिंग है, ये दुखदाई थिंकिंग है। फिर जो दो बताई सुखदाई थिंकिंग, वो कौन सी है? तीसरे और चौथे वाली। तीसरे तरह की थिंकिंग क्या है, जो थर्ड स्टेज हम कह सकते हैं थिंकिंग की, कि हम साथ साथ जीते हैं, साथ साथ रहते हैं, सब काम साथ साथ करते हैं, है ना, लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा भी तो हो सकता है ना, थिंकिंग अलग अलग है लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है। जो मैंने बताया था कि न्यूट्रल है, जो हमने ब्रेन वेव्स के चार्ट में देखा था, न्यूट्रल स्टेज, वो ये वाली थिंकिंग है जो थर्ड स्टेज है। साथ साथ में रहकर न्यूट्रल रहते हैं कि जैसा तुम करना चाहते हो तुम कर लो, और जैसा हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं। मतलब जैसी उनकी मर्जी वो करेंगे, जैसी हमारी मर्जी हम करेंगे।
प्रॉब्लम क्यों आती है? वो आती है रिलेशन के कारण से। फीलिंग्स आती हैं तो रिलेशन के कारण से आती है, क्योंकि साथ साथ रहना पड़ता है, लेकिन थिंकिंग तो मैच नहीं करती। तो तीसरे प्रकार का जो हमने हमारा लक्ष्य रहता है, जो हम तसव्वुर करते हैं कि ऐसी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, इतना तो चाहिए कि ऐसा कुछ कर लें कि हमारा जो माइंड है वो न्यूट्रल स्टेज में रहे, आपको एडजस्ट ना करना पड़े। जो 50% एडजस्ट कर रहा है, मन मारकर आप कर रहे हैं, तो 50% प्रॉब्लम तो है ना, वो आपको ना करना पड़े। और दूसरे वाले को भी ज़्यादा आपको प्रेशराइज ना करना पड़े, आपको कन्विंस ना करना पड़े। दूसरी साइड तो वही करती है ना, वो अपने हिसाब से कन्विंस करेंगे आपको कि ऐसे करना चाहिए। तो ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े इस बात की, तुम भी खुश और हम भी खुश। वो है न्यूट्रल लाइफ। ऐसा लाइफ पॉसिबल है ना, संभव है, अगर चाहे तो हो सकती है। अगर ये नहीं होता तो मेंटेन की जा सकती है। हम चाहे, जो मैं तीसरी वाली की बात कर रही हूँ, हम चाहे तो इसे मेंटेन कर सकते हैं, इस तीसरी वाली थिंकिंग को, क्योंकि ये सॉल्यूशन साइड में है ना। जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी दूसरी दो थिंकिंग्स के कारण, तो ये हमारी सॉल्यूशन वाली साइड की थिंकिंग है। एक फिर नेक्स्ट साइड वो है जो फोर्थ टाइप की थिंकिंग है, वो उससे भी आगे की थिंकिंग है। जब जीवन में अपनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहले दो में तो अपनी प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं ना, तो हमारा तो अपना ही सेट नहीं होता। तो फिर तीसरी वाली है, और फिर उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ, जिसको हम कहते हैं अपने जीवन से तो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए आप, अपने जीवन की कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती, और वो दूसरों के लिए फिर हेल्प करता है। अपने जीवन में वह अपनी लाइफ में इतना खुश फील करता है कि उसका इफेक्ट दूसरों की लाइफ पर भी आता है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा बुद्ध की, जब उसको ज्ञान नहीं था तो वो खुद डिस्टर्ब होता था ना, लेकिन वो दुखी तो होता था जब लोगों को दुखी परेशान देखता था। फिर उसने जैसे भी किया है ना, उसको ज्ञान हुआ, उसने तपस्या की, ज्ञान मिला, कुछ तो किया ना, अपना माइंड सेट कर लिया, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स पहले तो उसका खुद का मन सेट हो, उसको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी से, वो शिकायत नहीं करता किसी से। ऐसे नहीं कि डिस्टरबेंस खत्म हो गई या वो लोग वहाँ उसकी लाइफ से चले गए जो डिस्टर्ब करते थे, है ना। उसको पहले जो डिस्टर्ब करते थे लोग तो वैसे ही थे, तो उसको दुखी इंसान तो दिखते थे ना बाद में भी, बल्कि पहले तो कम दिखते होंगे, अभी तो ज़्यादा नज़र आते थे, क्योंकि वो लोगों के बीच में आ गया था, क्योंकि उसका ऐसा उसने अरेंजमेंट किया हुआ था कि उसको कोई दुखी इंसान दिखे ही ना। पहले तो ऐसे था, तो इसलिए पहले कम नज़र आते थे। तो अभी बाद में क्या था, फिर तो वो उन सब के बीच में ही रहा, उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता था। ये थी पहली स्टेज महात्मा बुद्ध की, कि उस पर कोई इफेक्ट ना आए, है ना, जिसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं हमारे ज्ञान के हिसाब से। और दूसरी स्टेज जो महात्मा बुद्ध की बनी पॉजिटिव वाली, वो इतना शांत हो गया कि उसकी पीस का इफेक्ट दूसरों पर आने लगा, लोग उसकी स्टेज से प्रभावित होने लग गए। ये है स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रभाव।
दूसरों का प्रभाव ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्कमस्टांसेस खत्म हो गए, या वो पड़ोसी जो लोग आपको दुखी करते थे वो सब ठीक हो जाएंगे या ठीक हो गए। वो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, और आपने नॉलेज के द्वारा और कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, आप योग कहो उनको, चाहे मेडिटेशन कहो उन प्रैक्टिसेस को, चाहे ध्यान कहो, जो मर्जी कहो, कुछ तो किया था ना उसने। लेकिन उसने अपना माइंड सेट किया, डिस्टर्ब नहीं होता था। डिस्टर्ब ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो खुश नहीं था, वो खुश भी था, अंदर से खुश था। उसकी इस स्टेज का इफेक्ट दूसरों पर आता था। उसकी वाणी जो निकलती थी वो अमृत वाणी थी, और उसके बोल असर करते थे। वो चौथी प्रकार की थिंकिंग है जो कि मेंटेन की जा सकती है। अगर कोई भी चाहे वो अपनी थर्ड स्टेज भी बना सकता है और फोर्थ स्टेज भी बना सकता है। ये तो हो गई जो ब्रेन वेव्स की हमने प्रॉब्लम्स देखी। तो अब सॉल्यूशन साइड में जब आते हैं, सपोज प्रॉब्लम आती है, आपको दिखता है कि हाँ हमारी तो ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपने खुद को एनालाइज करके देखना है कि आपकी स्टेज क्या है, फिर एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम, हमारी जो डिस्टर्बेंस वाली साइड है, नेगेटिव साइड, वो फर्स्ट वाली स्टेज है या सेकंड वाली है या थर्ड है ना। हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उसमें भी 4 स्टेजेस थी ना नेगेटिव साइड की भी। अगर पॉजिटिव साइड को छोड़ दें तो नीचे वाली 4 साइड्स थी। दुनिया में बीमार तो बहुत लोग हैं ना, प्रॉब्लम तो सबको है, लोग बीमार तो होते ही हैं, लेकिन उनको कोई बाउंड नहीं करता कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई संविधान में लिखा है कि जो बीमार होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। दूसरी बात, जब तक किसी को फील ही नहीं आती कि वो बीमार है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो पहले तो हमने अपनी बीमारी चेक करनी है। डॉक्टर तो है दुनिया में, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे कब? जब आपको फील आएगी तभी जाओगे ना, कि आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हम अपने हिसाब से कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे अपनी, जैसे बीमार होते हैं तो कई लोग घर में ही काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं। तो जितनी भी आपको नॉलेज होती है, आपको लगता है आप उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपने आप को ठीक कर लोगे, फिर तो बात खत्म। फिर तो थर्ड पर्सन की किसी की ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो किसी क्लास की भी ज़रूरत नहीं। आप कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जब आप अपना करके देख लेते हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो आपको लगता है कि अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप दूसरे को भी, किसी को देखते हो जब वो अपना ही इलाज किए जा रहा है, तो आप उसको एडवाइस करते हो ना कि तू डॉक्टर के पास चला जा, अपनी डॉक्टरी मत चला, ऐसे दूसरों को हम एडवाइस करते हैं। तो ये 4 स्टेजेस थी समझने के लिए। ये जो चार्ट हमने भी पहले दिखाया था पिछली क्लासेस में, आपकी अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए फ्री है। आप भी फ्री होकर जी रहे हैं। आपको लगता है अपने हिसाब से आप ठीक कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। बात कब आगे बढ़ती है? जब आपको फील आएगी कि मुझे लगता है मेरी ये वाली स्टेज है, मेरे वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा फील करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो साथ ही आपको थॉट आएगा, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन साइड की भी नॉलेज होगी। अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नॉलेज देने वाले भी बहुत हैं, है ना, कोई ना कोई एडवाइस करते ही हैं।
अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई कहता है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज कर लेंगे। कुछ ना कुछ हर एक को नॉलेज होती है, वो नॉलेज को यूज करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। दूसरा फिर ये भी है, अगर इन चारों स्टेजेस में खुद को एनालाइज करके आपके मन को आइडिया होता है कि मैं तो इस स्टेज में हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, ये मेरे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक्शन में भी आ जाता हूँ, तो फिर मेरी एक्शनेबल स्टेज है। आप एक्सेप्ट करोगे कि मेरी जो स्टेज है ना, चार्ट के मुताबिक थर्ड वाली है, ये आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते फिर तो बात खत्म। एक्सेप्ट करते हो कि मुझे इरिटेशन, स्ट्रेस होती है, उसका रूट कॉज तो हमने बता दिया कि आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप में वो स्टेज है तो आपके ये वाले थॉट्स हैं। जैसे अगर ब्लड का प्रेशर हाई है तो सीधा सा मतलब कहते हैं ना कि ये सोचता ज़्यादा है। एक्चुअल में ये है कि उनके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज हाई हो जाती है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये है तो ये है, एक तो आप खुद देखें आपकी क्या स्टेज है। नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर तो ज़रूरत नहीं आपको किसी से भी सलाह लेने की। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो हमने ये देखना है कि आम दुनिया में अगर हम अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो है डॉक्टर, फिर होता है स्पेशलिस्ट या सर्जन, है ना, फिर होता है सर्जन, और फिर उसके बाद होता है साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सर्जन और साइकेट्रिस्ट। आम दुनिया में तो यही है ना कि हम इनके पास ही जाते हैं। जो लोग रिलीजियस नहीं हैं, स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो अपनी हर प्रॉब्लम के लिए, फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम के लिए, या तो डॉक्टर के पास जाते हैं, या स्पेशलिस्ट के पास, या सर्जन के पास, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास। तो हमारे पास ले देकर यही ऑप्शंस हैं। जो आम इंसान है उनके पास यही ऑप्शंस हैं। उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर, एंगर, एंजाइटी, कुछ भी हो, वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सर्जन के पास जाएंगे। ये तो ज़्यादातर फिजिकल डिजीजेस में ऐसे और होता है। अगर कोई साइकिक प्रॉब्लम हो तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के पास क्या होता है, उसको अपनी लाइफ की बातें शेयर करनी पड़ेंगी ना। पहले वाले जो 3 हैं, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और सर्जन, उनके साथ चाहे आप अपनी प्रॉब्लम, जो माइंड की प्रॉब्लम, शेयर ना भी करें, डॉक्टर के पास, है ना, स्पेशलिस्ट के पास, सर्जन के पास, वो कुछ नहीं पूछेगा। आपकी लाइफ की हिस्ट्री ऐसे वो बहुत कम पूछते हैं। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए फिर तो वो सारी आपकी लाइफ हिस्ट्री पूछेगा। बचपन में कहाँ पढ़ाई की, किसके साथ क्या रिलेशन हुआ, फिर क्या हुआ, है ना, उसने उन्हीं बातों से जज करना होता है। तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा ब्लड टेस्ट तो करवाता नहीं, कोई लैब टेस्ट नहीं करवाता, उनकी बातों से ही समझ लेता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसी तरह के आपको ट्रीटमेंट भी बताता है। साइकोलॉजिस्ट सॉल्यूशन तो देता है ना कोई सॉल्यूशन तो देता है, कुछ तो बताएगा कि आप ऐसे करो। आपकी लाइफ में इसके आगे और तो कुछ है नहीं। अगर एक साइकोलॉजिस्ट भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता तो आपके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन होती है। जो जो मॉडर्न लोग हैं, जो नहीं मानते,
रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, पाठ पूजा पर भी विश्वास नहीं करते, उनके पास तो यही लास्ट ऑप्शन है ना साइकोलॉजिस्ट की। या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करते हैं, फिर भी कंफर्म तो होते नहीं कुछ भी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास, जो ये जो मेडिकल ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है रिलीजियस ऑप्शन। रिलीजियस ऑप्शंस में आपके सारे धर्म गुरु, पीर फकीर, है ना, संत महात्मा सारे आ जाते हैं। इवन यहाँ पर इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और भी बहुत कुछ है, टैरो कार्ड, ये सब कुछ, ये रिलीजियस ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा, तो वो बताएगा कि कौन सा मोती डालो, कौन से माला डालो। साइकोलॉजिस्ट के बाद फिर रिलीजियस सॉल्यूशंस ही आते हैं, है ना। कई तरह के हैं आजकल मॉडर्न जो सॉल्यूशंस हैं, उनको हम रिलीजियस सॉल्यूशंस ही बोलते हैं, चाहे वो रेकी है, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो उसमें भी लोगों का बहुत गहरा फेथ है ना। वास्तुशास्त्र भी आता है, उसमें भी, है ना, वो कहते हैं घर की खिड़की ठीक नहीं, कई बार तो सारे घर को तोड़वा देते हैं। ये भी है और भी है, काफी कुछ निकला होगा, है ना। तो आपको वो अपने आप को कहते हैं तो स्पिरिचुअल ही हैं, लेकिन ये सब रिलीजियस सॉल्यूशंस ही हैं, रिलीजियस फेथ्स में ही हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट हो। जब आप किसी पर भी डिपेंडेंट होते हो, वो रिलीजियस फेथ ही होता है। किसी के कहने से आप कुछ करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका धार्मिक विश्वास ही होता है उसमें, जिसको आप अंधविश्वास भी बोलते हो। है तो ये अंधा विश्वास ही ना, क्योंकि खुद को तो आपको पता नहीं, जो दूसरा बता रहा है उसके हिसाब से आप करते हो सॉल्यूशन। मंगल ग्रह का दोष, है ना, देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोग क्या कहते हैं, उनको इन ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे हिसाब से वो चल रहे हैं, ग्रह अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, उसको हम दोष नहीं देते। चाहे मंगल शनि में चला गया या कुछ भी उसकी डायरेक्शन हो गई, वो तो अपनी चाल चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। हम ऐसे ही उनको ब्लेम करते हैं। ये आदत हमारी नीचे भी है ना। किसी ने छींक मार दी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम कहते हैं कि ओहो फिर तो मेरा काम नहीं बनेगा। किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, या घर की डायरेक्शन ठीक नहीं, तो इसलिए घर में दुख आ रहे हैं, तो किसी ना किसी को दोष देते हैं। इंसान को एक हैबिट पड़ी हुई है कि किसी ना किसी को आपने ब्लेम करना है। अपने जीवन में जितने भी दुख कष्ट हैं, अगर कोई ना मिले तो फिर हम कहते हैं मेरा तो समय ही खराब है। अच्छा जी, ठीक है, समय खराब है, उसके आगे फिर तो परमात्मा ही रह गया, है ना। फिर परमात्मा को दोष देते हैं, किस्मत को भी दोष देते हैं, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं ना, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है ऐसा है। किस्मत में ही दुख लिखा है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये है ब्लाइंड एंड। यहाँ पर उनका फिर सोच का दायरा खत्म हो जाता है कि फिर अब वो कुछ होप ही नहीं रही, जब हम उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। जब ग्रह ही खराब है, समय खराब है ना, परमात्मा की मर्जी है, तो फिर कैसे ठीक हो सकता है। आपको किसने बताया कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। कोई कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। और ये जितने भी रिलीजियस फेथ्स हैं, इनके आगे कुछ भी नहीं है इंसान के पास।
वहाँ एंड हो जाता है। अपने मन को समझा लेते हैं बस वहाँ पर कि नहीं, बस ये तो जो होना था वही होता है, वही हुआ, कुछ भी करके देख देख लिया, अब ये ठीक नहीं होगा, जैसा है उसको स्वीकार करेंगे। ये दुनिया का सोच का अंत है। इसके ऊपर संसार में कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। इसके आगे क्या है? स्पिरिचुअलिटी। ये थी रिलीजियस फील्ड सॉल्यूशंस के लिए। उससे पहले जो दुनियावी फील्ड थी, साइंस की फील्ड थी, वो हमने देखी। फिर रिलीजियस फील्ड, फिर नेक्स्ट आती है स्पिरिचुअल फील्ड। फिर इसके आगे जो स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअल में रिलीजन जो है वो खुद को स्पिरिचुअल कहते हैं। जो रिलीजियस लोग हैं वो बोलते तो स्पिरिचुअल ही है खुद को, क्योंकि जो धर्म से जुड़ा है खुद को स्पिरिचुअल ही कहता है। एक्चुअल में रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। ये तो हमें महादेव जी ने अच्छे से समझा दिया। पहले हम लोग भी इसको मिक्स कर देते थे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग, ज्ञानी आत्माएं भी ज्ञान देती हैं, वो रिलीजन को मिक्स करके ज्ञान देते हैं। रिलीजन का और स्पिरिचुअलिटी का आपस में कोई मेल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो टोटली डिफरेंट हैं। जिनका इसे रिलीजन से ज्यादा कोई लिंक नहीं है, वो अलग फील्ड ही अलग है वो बिल्कुल। उस स्पिरिचुअल फील्ड में क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स आपको बताई, जब आपकी प्रॉब्लम्स कहीं नीचे सॉल्व नहीं होती, जितने भी रिलीजियस फेथ हैं आप सारे अडॉप्ट कर लेते हो। दुनिया में करते ही रहते हैं ना ये सारे सॉल्यूशंस। कोई कहीं जा रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। देख लो आप सबकी उंगलियों में, कहीं किसी ने रिंग्स डाली हैं, किसी ने कोई माला डाली है, कोई धागा, ऐसे कानों में कुछ डाला होगा, यंत्र मंत्र कुछ ना कुछ करते हैं। तो उनसे ज्यादा तो कोई क्या करेगा। मैक्सिमम लोगों ने इन चीजों को जीवन में अडॉप्ट करके देखा। उसका एंड कुछ ऐसा रहा, आप देख लो दुनिया में जो टॉप की पोजीशन में है धार्मिक लोग, सभी धर्मों की बात करते हैं इसमें, चाहे सनातन धर्म के हैं, चाहे किसी और धर्म के हैं, टॉप की पोजीशन वाले लोग हैं। उनको आप टीवी पर इकट्ठे बिठा दो तो वो कैसे आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर उनके मुताबिक सामने वाला बात ना बोले तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी बात से डिस्टर्ब हो जाते हो जो बात आपके मन के मुताबिक नहीं है, तो आप वीक हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं। आपका मन कमजोर है, जल्दी जल्दी प्रभाव में आ जाता है। तो ये ज्ञान में बताया ना महादेव जी ने कि सबकी थिंकिंग अलग अलग है। इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये तो पहला चैप्टर है कि सबकी थिंकिंग ही अलग अलग है। तो आप मेरे हिसाब से कैसे बोलोगे? बोल ही नहीं सकते। अगर मैं किसी भी टॉपिक पर आपको बोलने के लिए बोलूं, मुझे इतनी समझ ही नहीं है कि इन्होंने मेरे हिसाब से तो बोलना ही नहीं, ये तो मेरे को पता होना चाहिए ना। तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकती। जब मुझे पहले ही पता है, अंडरस्टैंड करना माना, मुझे इसकी थिंकिंग का पता होना चाहिए। ये कैसे सोचते हैं, कैसा इनका हिसाब है, कैसे ये एक्ट करेंगे, कैसे ये रिएक्ट करेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। स्पिरिचुअलिटी माना ओवरऑल आपके माइंड को सेट करती है कि जिसको हमने देखा है, जिसके साथ व्यवहार में रहे हैं, उसको तो हम अंडरस्टैंड करें कम से कम, है ना। उसको तो अंडरस्टैंड करते ही हैं, उसका तो सारा सामने आ जाता है।
लेकिन जिनके साथ हम नहीं भी रहे, अगर उनको नहीं भी जानते, वो हमारे व्यवहार में भी नहीं आए, ओवरऑल माइंड सेट करना होता है कि जो सामने आया है वो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलेगा, और वो जो बोलेगा जरूरी नहीं वो मेरे साथ मैच करेगा। ये नॉलेज है कि सबकी थिंकिंग अलग अलग है, हर कोई अपनी थिंकिंग के मुताबिक बोलने के लिए फ्री है। वैसे भी कौन सा रुकते हैं लोग, अगर आप झगड़ा करके उनको रोकोगे तो क्या वो आपके हिसाब से सोचेंगे या बोलेंगे? क्या आप रोक सकते हो किसी को? जो जिसको अच्छा लगता है उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलता रहता है, जो जिसको बुरा समझता है उसको बुरा बोलता रहता है, तो आप रोक तो सकते नहीं। प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे ये ज्ञान ही नहीं, ये नॉलेज नहीं कि अगर मेरा माइंड थर्ड स्टेज में है, थर्ड स्टेज माना थर्ड टाइप की थिंकिंग, मैंने अपना मन इतना भी सेट नहीं किया कि सबकी थिंकिंग अलग अलग है और मेरी न्यूट्रल स्टेज नहीं, और सारे ही कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो मेरे साथ मैच नहीं करेगा, तो मैं डिस्टर्ब होता ही रहूंगा। डिस्टर्बेंस का मेन कारण ही यही है। हर इंसान तभी डिस्टर्ब होता है जब उसके यहाँ पर जो सेटिंग है मन में, माइंड जैसा सेट है उसके मुताबिक बाहर नहीं होता। अगर मैं बीजेपी की तारीफ करती हूँ, आप भी बीजेपी की तारीफ करते हो, फिर तो कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होगा? जब आप कांग्रेस की बात करोगे तो हमारा झगड़ा होगा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या? अध्यात्म सिखाता है, ये बात धर्म नहीं सिखाता। तभी तो झगड़े होते हैं रिलीजन को लेकर, और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी धार्मिक लोग झगड़ा कर लेते हैं, इवन ज्ञानी आत्माएं भी, है ना। रिलीजियस पर्सन चाहे कितने भी नॉलेज ले ले धर्म की, रिलीजियस नॉलेज जब आप समझते हो, आप एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हो, और उस धर्म की सारी नॉलेज लो, कहाँ से शुरू हुआ, कौन से गुरु आए, इस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, किसने क्या क्या बोला, फलाने श्लोक में ये लिखा है, सारा उनकी टीचिंग्स आप सुनो, उनके धर्म ग्रंथ पढ़ो, इतना ही कर सकते हो ना। आप इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और इंसान एक लाइफ में एक ही धर्म को जान सकता है, सारे धर्मों को तो जान ही नहीं सकता। जो गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ गया वो ग्रंथ साहिब ही पढ़ेगा सारी उम्र। कोई ऐसा इंसान तो है नहीं जो सारा गुरु ग्रंथ साहब भी समझ ले, कुरान भी समझ ले, बाइबल भी समझ ले, सनातन धर्म के चारों वेद शास्त्र भी पढ़ ले, ऐसा तो कोई नहीं है। मुश्किल काम है। तो रिलीजियस फील्ड के अंदर आप एक लिमिटेड सोच मेंटेन कर सकते हो, तो वो जो लिमिटेड सोच आपकी होगी वहीं आ जाएगी ना। या तो कट्टर हो जाओगे, फिर थोड़ी फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो वो पहली दो टाइप की जो थिंकिंग है, या तो कट्टरता वाली होगी या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो है तो लिमिटेड सोच ना। दोनों ही केसेस में आप डिस्टर्ब रहोगे। अगर आप कट्टर होंगे जिस भी थिंकिंग में, दूसरे की थिंकिंग से आपको प्रॉब्लम होगी। जिस जो रिलीजियस लोगों का झगड़ा क्या है, वो यही तो है, जो जितना जिस धर्म में कट्टर है उतना ही वो दूसरे धर्म से नफरत करता है, यानी उसकी रिजिडिटी ही उसकी प्रॉब्लम का कारण है। जो कहेंगे मैं कट्टर हिंदू हूँ, वो मुसलमान से नफरत करेगा ही करेगा। जो फ्लेक्सिबल हिंदू होगा वो कम नफरत करेगा। ऐसे ही है। तो प्रॉब्लम का कारण मेरी अपनी थिंकिंग में रिजिडिटी है। जो रिलीजियस नॉलेज है वो ऐसा माइंड सेट ही नहीं करती कि आपको किसी से प्रॉब्लम ही ना हो। आपको जैसा बता दिया वैसा कर लिया। बस धर्मों में तो ऐसा ही होता है ना, जो आपने पढ़ लिया, जो बता दिया वैसा आप करने लग जाते हो। तो ये ब्लाइंड फेथ हो गया ना।
तो जो नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल फील्ड, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो नॉलेज और वो प्रैक्टिसेस माइंड को ऐसे सेट कर सकती हैं कि सबसे पहले उसकी थर्ड स्टेज मेंटेन हो जाए, थिंकिंग की थर्ड स्टेज, न्यूट्रल स्टेज मेंटेन हो जाए। उसमें क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में किसी को सेट नहीं करते हम, किसी दूसरे को नहीं सेट करते, किसी को भी नहीं हम चेंज करने की कोशिश करते, खुद को सेट करते हैं। आपने रिलीजियस फील्ड में देखा होगा, एक खास बात रहती है उनमें कि वो प्रेयर करते हैं, कि हम उनके लिए प्रे करेंगे, उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, प्रे टू गॉड, सारे विश्व को शांति दो, सभी ठीक हो जाएं। या फिर अपने लिए भी प्रे करते हैं, मैं ठीक हो जाऊं, यानी दूसरों को ठीक करने के लिए प्रे करना या उनको वाइब्रेशंस देना, माना मैं तो ठीक हूं, इनको ठीक कर दो। तो भक्ति मार्ग में आप देख लो, प्रे इसलिए करते हैं, वो अपने लिए तो कम ही करते हैं, दूसरों की सुख शांति, है ना, सभी सुखी रहें, शांत रहें। और आजकल तो ये फैशन ही हो गया, सभी ब्लेसिंग्स भी देते रहते हैं, दुआएं देते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप खुद वैसा न्यूट्रल स्टेज में नहीं आए हो, या फिर फोर्थ स्टेज में आप फिर वो काम कर सकते हो। दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं आजकल, मतलब कुछ ठीक कर दो मेरा, जो भी शक्ति को वो प्रे करते हैं, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि ये सारे ठीक कर दें, मेरे ग्रह जो खराब हुए पड़े हैं वो भी ठीक कर दो, मेरी किस्मत ठीक कर दो, जो दुख है घर में, कलेश है, वो ठीक हो जाएं, इनको सेट कर दो, जो लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं उनकी सेटिंग ठीक हो जाए, जो मेरे जीवन में 4-5 केस चल रहे हैं वो ठीक कर दो। तो सारे रिलीजियस फील्ड में क्या है, बाहर में कुछ आप ठीक कर दो, मेरे जीवन में भी ये सारे ठीक कर दो। ये है डिपेंडेंट, कि आप डिपेंडेंट स्टेज हो, आपकी ये जो है डिपेंडेंट हो आप, फिर आप तो किसी पर डिपेंडेंट ही रहोगे, आप में खुद में तो पावर है नहीं, दूसरों पर डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट माना फिर तो दूसरे की मर्जी पर है, जिसको आप प्रे कर रहे हो वो सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, नहीं भी सुनेगा तो आप क्या कर लोगे, फिर आप कहोगे मेरी किस्मत, परमात्मा को मंजूर ही नहीं था, ये मानकर आप चुप कर जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी पर डिपेंड नहीं होते हम। जो पहले वाला है, जो डॉक्टर वाली फील्ड ऑप्शन है, स्पेशलिस्ट वाली है, क्योंकि फिजिकल बॉडी जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिस कारण से आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा, उनके पास तो जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जो दूसरे वाला फील्ड है, जो रिलीजियस फील्ड है, उसको हम सारे को क्रॉस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वो सारा है ही ब्लाइंड फेथ। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट करेगा, कुछ कंफर्म तो बताएगा ना, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, दवाई देगा तो ठीक हो जाएंगे। एक लिमिट तक हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनका तो प्रैक्टिकल में है ना। दूसरे वाला है साइकेट्रिस्ट वाला, साइकोलॉजिस्ट वाला, उसको हम नहीं मानते, क्योंकि उसको स्पिरिचुअल फील्ड कंप्लीट कर देती है। उस सॉल्यूशन के लिए हम स्पिरिचुअलिटी पर ही डिपेंड करते हैं, साइकोलॉजिस्ट पर डिपेंड नहीं करते अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। जो साइकिक डिजीज है उसके लिए उसे यूज करने की जरूरत नहीं। फिजिकल के लिए अगर कहीं चोट लग गई फिर पट्टी तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अंडरस्टैंड करना है, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको उतनी इम्पोर्टेंस देनी है।
स्पिरिचुअलिटी में क्या है, हम अपना माइंड सेट करते हैं ना, चेक, फिर उसको चेक करते हैं नॉलेज और प्रैक्टिसेस के आधार पर। कैसा मन हो, ऐसा मन जिसको किसी से कोई प्रॉब्लम ना नहीं होती, वो एक नॉलेज है। अगर वो नॉलेज हो तो ही पॉसिबल है। डॉक्टर आपका इलाज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसने कोई नॉलेज गेन की है मेडिकल फील्ड में। जो भी आपको कामयाब दिखता है किसी भी फील्ड में, उसके कामयाब होने में सबसे पहले जो रोल प्ले करती है वो है नॉलेज। कुछ तो है ना, उसने नॉलेज गेन की, नॉलेज के बाद उसने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस भी करते हैं ना डॉक्टर्स की, इंटर्नशिप होती है, पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर लोगों का इलाज करते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में हर एक, जैसे आप डॉक्टर के ने एक नॉलेज प्लस प्रैक्टिस की ना, दोनों मिलकर उसको कैपेबल बनाते हैं। तब फिर एक तो वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेगा और दूसरों की भी ठीक कर देगा। ये हर सिस्टम में है ना। उन सिस्टम में आप कुछ भी बन सकते हो, पहले नॉलेज लेनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर वो कैपेबल होते हैं। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, ऑप्शंस खुली है ना। वो बात अलग है, कईयों को का इंटेलेक्ट लेवल ही इतना नहीं होता कि वो नहीं बन पाते, लेकिन किसी के पास अगर थोड़ा दिमाग है, सोर्सेज हैं, वो बन तो सकता है ना कुछ भी। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में ये ऑप्शंस हर एक के लिए खुली रहती हैं कि कोई भी इंसान अपनी इंटरनल सेटिंग, अंदर की सेटिंग ऐसे कर सकता है, ऐसी सेटिंग कर सकता है कि वो अपनी थर्ड स्टेज, जो न्यूट्रल स्टेज बना सकता है, कि उसको किसी से भी फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मीन्स पहले ये है कि वो फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, खुद नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध की स्टेज बन गई थी ना, किसी भी एनलाइटन पर्सन की आप स्टेज देख लो, पहली स्टेज की वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरों का भला कर पाओ या ना कर पाओ वो कोई ज़रूरी नहीं है, ना करो सेवा वो जरूरी नहीं है, वो तो फोर्थ स्टेज है। तो थर्ड स्टेज की ऐसा मेरा मन सेट हो जाए कि मुझे किसी से प्रॉब्लम ना हो। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई एंगर नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। मेरी लाइफ में जब किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं, या लाइफ में ऐसा कोई इंसान मिला ही ना हो। मिला भी होगा तो कोई रेयर ही मिला होगा, है ना। मिला होगा तो वो फिर आपने देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो एक आम इंसान की पहुंच से बाहर है। ऐसी स्टेज बनाना, ऐसा तो कोई आम इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए तो फिर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है ना, त्याग तपस्या भी करनी पड़ती है। ऐसा उनको देखकर ऐसे ख्याल आता है। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो मॉडर्न टाइम है, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। हमारा वो ज़माना चला गया जब लिख लिख कर लेटर लिखते थे, फिर 3 दिन में पहुंचती थी, फिर जवाब आता था, फिर पढ़ते थे, फिर 7 दिन बाद जवाब आता था। आजकल तो 1 सेकंड में मैसेज किया, उसी समय जवाब आ जाता है। तो मॉडर्न हो गया टाइम, कई चीज़ों में एडवांस हो गया है ना, तरक्की कर ली, जरूरत ही नहीं ऐसे लेटर लिखने की। और भी कई कामों में एडवांस तो हुए हैं ना हम लोग। ऐसे समझो कि स्पिरिचुअलिटी भी एडवांस हो गई है। अब स्पिरिचुअलिटी की एडवांस लास्ट स्टेज चल रही है।
इसने भी तो कुछ तरक्की की होगी या नहीं। लंबे लंबे समय बैठकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करना, इतना समय लगाना, उसकी ज़रूरत नहीं है। एडवांस हो गया है सब कुछ। बस बात क्या है, जैसे आम दुनिया में एडवांस कौन लोग हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, जिनको नॉलेज होगी, है ना। नॉलेज तो गेन करनी होगी ना, क्या हिसाब किताब है, कैसे वेबसाइट खोलनी है, ये अलग तरह की नॉलेज है। ये जो नेट की नॉलेज है, 10-15 साल पहले ही तो आई है ना, उससे पहले तो थी नहीं लोगों को। तो फिर तो हम बाउंड थे ना पुराने सिस्टम से चलने के लिए। तो उन लोगों ने तो बहुत मेहनत की, जो पुराने हमारे संत महात्मा हुए, क्योंकि तब ये सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। ये नॉलेज पुराने लोगों के पास तो है ही नहीं। यंग बच्चों के पास है ना इंटरनेट की नॉलेज। ये नॉलेज किन के पास है? ज़्यादातर आजकल के बच्चों के पास। अगर हम लोग कहें 60 साल की उम्र हो गई हमारी, और हम उनको कहें कि हम इतने बड़े हैं, आपको कैसे ये ज़्यादा नॉलेज हो सकती है? तो ये नॉलेज तो उनको है ना हमारे से ज़्यादा। तो ये गलत बात है। सच है कि नेट की नॉलेज बच्चों को ज़्यादा है। जिसने सारी दुनिया कंट्रोल कर ली इंटरनेट ने, बच्चों के पास वो ज़्यादा है, यंगस्टर्स के पास है कि नहीं? अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो गलत बात है। ठीक इसी तरह समझेंगे ध्यान से, जिस थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस सेटिंग की हम बात करते हैं, वो थिंकिंग पुराने ज़माने में कई कई सालों की तपस्या के बाद लोगों ने प्राप्त की, संतों ने। तब जाकर उनका मन ऐसे सेट हुआ था। 10 साल, 20 साल, 30 साल उन्होंने अपने जीवन के वहाँ पर लगाए, क्योंकि वो पुराना सिस्टम था। लेकिन आज वो सिस्टम एडवांस हो गया, और वो नॉलेज किन के पास है? लगता ऐसे है कि ये जो नॉलेज है, बड़े बड़े जो धर्म गुरु जो फेमस है उनके पास होगी, जो पुराने गुरु हैं उनके पास होगी। ऐसा लगता है ना कि ये जो बड़े बड़े महारथी ज्ञानी हैं उनके पास ये नॉलेज होगी, जिन्होंने सारी उम्र लगा दी, 50-50 साल हो गए, है ना, 80 साल हो गए ज्ञान में, जिन्होंने धार्मिक ड्रेस भी डालते हैं, तपस्या भी की है, कि ये नॉलेज उनके पास होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये नॉलेज आम इंसान की रीच में आ गई है। आप भी चाहें तो जो स्टेज बुद्ध ने इतने सालों के बाद बनाई थी ना, वो आप विद इन डेज बना सकते हैं, वही स्टेज। क्योंकि सिस्टम एडवांस हो गया। अब जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी वो एडवांस हो गई। बात तो उस तरह की स्टेज बनाने से है ना, बात तो चिट्ठी का जवाब आने से है ना। मैसेज भेजो और जवाब आ जाए। पहले जवाब 7 दिन में आता था लेटर लिखने के बाद, आज उसी वक्त आ जाता है। तो मैसेज का जवाब तो आ रहा है ना। हमें चाहिए क्या? जवाब ही तो चाहिए ना। या हमें उतना टाइम चाहिए कि उतने साल तपस्या करेंगे फिर मिलेगा? नहीं, वो कुछ मैटर नहीं करता। अगर फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये बेटर है ना। पहले तो ऐसे लाइव नहीं होता था ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे। हमने इस चीज को भी तो एक्सेप्ट किया ना। हमारी लाइफ का आधार नेट ही है। इंटरनेट है तो हमारा जीवन चल रहा है। अगर नेट ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं चलता। तो इम्पोर्टेंस है ना इस नेट की। इट मीन्स जो मॉडर्न नॉलेज है, जिसने भी ये नॉलेज दी इंटरनेट की, उसने अच्छा ही काम किया ना। उसने इजी तो कर दिया ना सारा कुछ। इसी तरह है ये जो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आज के टाइम में इजी हो गई। लेकिन इजी किन लोगों के लिए है? जिनकी थिंकिंग रिजिड नहीं है,
कई लोग आज भी इंटरनेट को नहीं मानते, वो कहते हैं स्पिरिचुअल लोग तो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते, है ना, कि आप लोग फेसबुक क्यों यूज करते हो, मना भी करते हैं ना कई जो गुरु लोग हैं कि ज्यादा यूज मत करो। क्या स्पिरिचुअल पर्सन व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता? क्यों 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 ना वो यूज करे? ये गलत है। जिनकी थिंकिंग ऐसी है उनको, उनका तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कट्टर है ना अपनी सोच में। जिनको इतनी नफरत हुई पड़ी है मॉडर्न सिस्टम से, वो तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अध्यात्म में जिनके मन में ये भरा पड़ा है ना कि परमात्मा का पार पाना तो इंसान के बस की बात नहीं, कि वो तो आम इंसान उसको जान ही नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, ये पुरानी सोच है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ पहचाना जा सकता है। एक्सेप्ट करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकल वे से, साइंटिफिक वे से किसी भी चीज को समझा जा सकता है। जो भी आपकी फेथ है, जिनको भी आप मानते हो, उनका बेस या तो साइंस है। ज़्यादातर हम आम इंसान तो साइंस को ही अप्रूव करता है, कि अगर साइंस उसको मानती है तो ही मानते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी, जिनको पहले लोग ऐसे ही कह देते थे ना कि ये लोग तो बेकार के लोग हैं, ऐसे ही, है ना, बस बैठे रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, इनका कुछ पता तो है नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं क्या बोल देते हैं, ये तो उनको बेकार समझते थे, ये तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को आज के टाइम में साइंटिफिक वे में समझाया जा सकता है। जिसको पहले लोग नहीं मानते थे, आज उस स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली अगर हम किसी बात को समझाएं तो एक्सेप्ट हो जाएगी ना, क्योंकि उनके पास पहले वो सिस्टम नहीं था लोगों को समझाने का, तो फेथ ही करनी पड़ती थी, जिस कारण से रिलीजियस फेथ लोगों में होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में जल्दी से लोग फेथ नहीं करते, वो साइंटिफिक उसका आंसर मांगते हैं। आज का जो मॉडर्न टाइम का सच है वो यही है, जिस स्पिरिचुअलिटी को बड़े बड़े संत महापुरुष नहीं समझा पाए, है ना, तो ये बात हम क्लियरली बोल रहे हैं, साफ साफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये जो बड़े बड़े गुरु आपको लगते हैं ना, जो ब्रांडेड गुरु हैं, वो जिस बात को नहीं समझा पाए, हमें लगता क्या है, अगर वो नहीं समझा पाए, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये क्या समझाएंगे? ये इतनी छोटी सी संस्था वाले लोग क्या समझाएंगे? लोग पूछते हैं हमारे से कि क्या आप फिर उन गुरुओं से भी आगे हो, ऊपर हो? क्या आप गुरु नानक देव जी से भी ऊपर हो गए? तो ये क्या कोई बात बनी? इसका कोई लिंक नहीं है। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। जैसे पुराने लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या सारा दिन मोबाइल पे टिक टिक करते रहते हैं, नेट चलाते रहते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। बुजुर्गों को आज भी समझ नहीं आता ना, उनका मन नहीं एक्सेप्ट करता उस चीज़ को। लेकिन सच तो है, आप मीडिया के थ्रू कितनी जल्दी कोई भी बात वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। आप अपना मैसेज मीडिया के थ्रू मिनटों में पहुंचा दे सकते हो। पहले नहीं था। मीडिया अगर जाग गया आजकल के टाइम में, है ना, आज दुनिया में, तो और भी बहुत कुछ जागृत हो गया जो छुपा हुआ था। जो चीज़ें पहले लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वो अभी इजीली घर बैठे मिल रही हैं। तो ये ठीक हो गया ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी
अध्यात्म बिल्कुल एडवांस स्टेज पर आ गया, एडवांस हो गया, इजी हो गया। जो संतों महापुरुषों को जिनको हम याद करते हैं, उनकी स्टेज को हम याद करते हैं ना, वो स्टेज बनाने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं। आजकल कोई कुंडलनी जागरण करने की ज़रूरत नहीं, कुछ जैसे कोई लंबा चौड़ा मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट आधार है, मीडिया आधार है, वो भी एक नॉलेज है। बस नॉलेज ही ना, नॉलेज ही है ना, उसकी नॉलेज गेन करो, चलाना सीखो, थोड़े दिन प्रैक्टिस करो तो सबको आ जाता है, आ जाता है ना, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस नॉलेज को समझा जाए प्रॉपर और थोड़ी प्रैक्टिसेस की जाए साथ में, तो बड़ी इजीली वह स्टेज मेंटेन हो सकती है। कौन से वाली? वो न्यूट्रल स्टेज जिसकी हम बात करते हैं। आपका मन सेट हो सकता है, ऐसा कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उससे होता क्या है, जब आपको किसी से प्रॉब्लम ही नहीं, तो सबसे पहले तो हम ही खुश रहते हैं। खुश रहेंगे ना, ना इरिटेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, खुश रहेंगे, हर एक के साथ खुश रहेंगे। अगर अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता ना, तो भी हमारी न्यूट्रल स्टेज तो रहनी ही चाहिए। अगर खुश नहीं तो भी न्यूट्रल स्टेज तो बना सकते हैं ना। न्यूट्रल स्टेज से नीचे नहीं जाना, नेगेटिव नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा या पॉजिटिव रहेगा आपका जो माइंड है। कई बार टीवी पर हम देखते हैं ना, बच्चे घर में चला देते हैं, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, जो हमें पसंद नहीं है वो भी है, टीवी पर आते हैं। जो हमें पसंद हैं धार्मिक या स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, वो भी चलते हैं, है ना। किसी को माता रानी के पसंद है, किसी को कोई सीरियल पसंद है। फिर जो मुझे पसंद होगा मैं तो वही चलाऊंगा ना, लेकिन वो मैं तब चलाऊंगा जब रिमोट मेरे हाथ में होगा। अगर रिमोट साथ वाले के हाथ में होगा तो वो अपने पसंद से लगाएंगे और आप बाउंड होंगे वही देखने के लिए जो भी वो चलाएंगे। तो ये सेल्फ कंट्रोल पर्सनैलिटी हम डेवलप करते हैं। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आपको ये राज, ये रहस्य समझ आ जाता है कि ये सिस्टम है क्या, ये जो लोग आसपास मेरे हैं ये क्या हैं, ये कितना मैक्सिमम आपको दुख दे सकते हैं, कितना सुख दे सकते हैं, और दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते, ये समझ आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हायर हो जाता है, तो आपका सब कुछ सेट हो जाता है। यही अध्यात्म है। दूसरा वो अध्यात्म थोड़ी है, वो तो धर्म है, धार्मिक रीति रिवाज, वो अलग चीज है। धर्मों में तो यही कहते हैं, माँ बाप की सेवा करो, झूठ मत बोलो, लेकिन वो सब धार्मिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आप चाहते, तो आप अपनी जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, और आप अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी नॉलेज, कि हमारी समझ काम नहीं करती, वर्क नहीं करती,
तो फिर आपने अपने हिसाब से कहीं तो आप जाते ही हो, साइकोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, कहीं तो जाते हो ना। हम तो आम इंसान की बात कर रहे हैं, वो लोग जाते हैं और वो कुछ लिमिट तक कामयाब भी हैं। लेकिन आजकल वैसे जो सिंसियर एस्ट्रोलॉजर भी नहीं नज़र आते, है ना, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं नज़र आते, और उनको उतनी नॉलेज भी नहीं है, इसलिए वो चीज़ें वर्क नहीं करती। ओवरऑल स्पिरिचुअल नॉलेज में हम ये चीज़ समझा देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसका बेस समझा देते हैं, वास्तुशास्त्र का भी सार समझा देते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है। सीधा सा हिसाब है, दो तरह की सोच है, विचार है। जैसे एक विचार था सन राइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ये पढ़ते भी थे लोग, सच मानते थे। कुछ टाइम पहले, कितने सालों से इसको सच मानते थे, लेकिन साइंस ने आपको ये समझा दिया कि ये गलत है। सन तो एक जगह फिक्स है, पृथ्वी है जो घूम जाती है। ये नॉलेज किसको नहीं है? सबको है, लेकिन पुराने वाले इस चीज़ को नहीं मानते। जो रोज़ उठकर सुबह सूरज को नमस्कार करते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो किस बात का अमृत वेला? सूरज तो हमेशा ही निकला हुआ है ना। इसका सूरज से लिंक नहीं है, इसका लिंक है पांच तत्वों से। क्योंकि जब सूरज निकलता है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में निकलता है, तो जब वो, इसलिए अमृत वेले की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उस समय जब सूरज निकलता है तो पांचों तत्व प्योर होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए वो अच्छे हैं, हमारे मन के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो सूरज कोई सिर्फ सुबह ही थोड़ी निकलता है, वो तो हमेशा ही है, ये तो सच है ना। तो ये लाइन तो गलत हो गई, तो क्या ये लाइन हटा दी पढ़ाई में से? आज भी वही पढ़ रहे हैं कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में छिपता है। ये तो आंखों का भ्रम है, आंखों से आपको ऐसा दिखता है तो आप इसको सच मानते हो। हमारे को आंखों से दिखता है ना, लेकिन ये भ्रम तो है ना, सच तो नहीं है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि ना ही सूरज उगता है ना ही छिपता है। सूरज तो एक जगह खड़ा है, पृथ्वी घूम जाती है। ये बात सच है या नहीं? मानते हो ना, सूरज एक जगह स्थित है, लेकिन इससे लिंक बातें हैं और भी। अगर आप इस बात को मानते हो तो बहुत आसानी से यह जो वास्तुशास्त्र है आपके जीवन से खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका तो बेस ही यही है कि आपकी खिड़की ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ, किचन का दरवाजा इधर नहीं है, तो इसका बेस ही गलत हो गया। पूर्व पश्चिम होता ही नहीं। आपका जो किचन का डोर है, हर एक का किचन का डोर 24 घंटे में एक टाइम पर सूरज के सामने आएगा ही आएगा। पृथ्वी घूम रही है, एक बार तो घूम के दूसरी साइड जाएगा ना। सबकी किचन का दरवाजा, सब कुछ ईस्ट फेस है। ये वास्तुशास्त्र सिर्फ एक भ्रम है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इमीडिएटली इसको क्रॉस कर देते हैं, काट दो, कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर समझ नहीं आई तो लोग तो आज भी भ्रम में पड़े हुए हैं, और वो रिजिडिटी के कारण ये पक्का बनाया हुआ है कि आप मानो या ना मानो, ऐसा ही होता है। जिसका घर की डायरेक्शन ठीक नहीं या ये ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही लाइफ में। वो इतना कॉन्फिडेंट बोलेंगे, कन्विंस भी करवा देंगे आपको, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ गई तो उसी दिन उसको ख़त्म कर दो। अगर समझ नहीं आई तो आज भी लोग तो ऐसा मान रहे हैं, वैसे ही वहम में जी रहे हैं। ये भ्रम है। अध्यात्म आपको इस तरह के भ्रम से छुटकारा दिलाता है और बाहर निकालता है।
सूरज तो एक जगह है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, तो वास्तु शास्त्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपके दिलों में एक, मन में एक डर बैठा दिया कि अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे कुछ गलत होगा। जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं, मानते नहीं इस चीज को, उनको कुछ नहीं कहते ये ग्रह नक्षत्र या वास्तु शास्त्र। जो मानते हैं उन पर ही इफेक्ट आता है, लेकिन किन पर आता है? जो मानते हैं, जिनका विश्वास है उस पर। ऐसे कई सारे वहम है, बिल्ली रास्ता काटती है तो आप पर इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके अंदर वो सेट है ना, वो डर बैठ जाता है, जिससे आपकी माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है ना। कई जो रिलीजियस गुरु लोग, फिर वो कई तरह के सॉल्यूशन बताते हैं, है ना। कई बाबे भी ऐसे बोलते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर वहां से ये कुत्ते को क्रॉस करवा दो, निकाल दो, या ये खाने से ये ठीक होगा, है ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो दुनिया में तो पागल बनाने वालों की भी कमी नहीं है, और पागल बनने वालों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, है ना, कहीं भी हो उनका घर का दरवाज़ा, उनका माइंड फ्री होता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की कई बातें हैं जिसके लिए हम उनके लॉजिकल रीज़न बताते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ने के लिए बोलते, है ना। जब तक लोगों को नॉलेज नहीं थी, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, तब तक तो ये नॉलेज वर्क करती थी, ठीक थी। तो हम इसका रीज़न बताकर साइंटिफिकली आपको इन चीज़ों से छुड़ाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप साइंटिफिक रीज़न को मानते हो या अपने विश्वास को ही मानते हो। इन सब का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो रहता है, क्योंकि अंदर जब डर बैठा होता है, ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज हायर चली जाती है, सिस्टम खराब हो जाता है, बॉडी में एंजाइटी फील होगी, और उस एंजाइटी में आप जो भी कर्म करोगे वो गलत ही होगा। इसका मतलब इफेक्ट आ गया, वैसे ही काम गलत हो जाएगा। तो ये धारणा पक्की हो जाएगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा करने से ऐसा कुछ गलत हो जाता है, फिर दूसरे को भी कंफर्म होकर बताएंगे। तो ये चेन बनी हुई है, इस चेन को बिल्कुल इसका रूट कॉज जानकर इस चेन को तोड़ना है, इन सारे बंधनों से मुक्त होना है। तो जो मेंटल एक्सरसाइज हमने बताई हुई है, साधना, सूक्ष्म साधना की हम बात करते हैं, वहां तक भी आप सीमित रह सकते हो कि आप वहां तक करो, तो आपका मन वैसे ही शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहता है तो आपके काम अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। जैसे कोई वॉक भी करते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना 45 मिनट वॉक करो, उससे ज़्यादा करोगे तो और फायदा होगा, लेकिन कम ना करो। ऐसे ही जिम में भी बोलते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं कि इतना ऐसे ऐसे बॉडी को करो, फ्लेक्सिबल होगी तो ही बेनिफिट होगा। इसी तरह सूक्ष्म साधना अगर डेली आप 10-15 मिनट, आधा घंटा करते हैं और उनको अगर बढ़ा लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन कम नहीं करना। उसका नुकसान तो कुछ भी नहीं अगर आप उसको ज़्यादा टाइम करोगे। हमारा कहना ये है कि अगर आप दिन में नमक ही नमक खा रहे हो तो कम से कम बीच में मीठा भी खा लो, बैलेंस बनाने के लिए। तो इसलिए सूक्ष्म साधना जो हमने बताई, साकार साधना फिर सूक्ष्म साधना, वो करेंगे तो वो आपका बैलेंस रहेगा, कि बीच में अगर डिस्टर्ब हो भी जाते हो तो वो फिर से आप अपनी स्टेज को मेंटेन कर लोगे, एंजाइटी लेवल आपका ठीक रहेगा। अब इसको सेट करने के लिए आप डेली आधा घंटा वो मेंटल एक्सरसाइज करो। फिजिकल वाली तो अलग है, वो तो फिजिकल फिटनेस के लिए है। अगर आप फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं कर पाते या आप पसंद नहीं करते, कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप मत करो, फिर आप मेंटल एक्सरसाइज ही करो।
जो ब्रीदिंग की और साउंड की एक्सरसाइजेस बताई हैं, चाहे सारी फिजिकल वाली चाहे सारी आप अपने हिसाब से करो, हम भी सिखा देते हैं, कहीं और से भी सीख सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो है ना। स्पिरिचुअल वाला भी हमारा हमारा भी है, आप किस कहीं और से भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपका माइंड सेट हो आप वो कर सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हमारी तरफ से हम सबको यही ज्ञान बांट रहे हैं जो महादेव जी ने दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। तो सबके लिए हमारी यही शुभ भावना है कि सभी अपनी अपनी थिंकिंग को सेट करें और अपने आप को पावरफुल करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।